नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। डॉक्टर सैयद हकीम नाजिर शरीफ साहब, और आज के मेहमान खुसूसी हैं जनाब चिरंजीव सिंह साहब। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ उनसे तशरीफ लाएं। और जनाब रियाज लतीफ साहब, जनाब भाई मंसूर साहब से गुजारिश है कि ऐसा तशरीफ लाएं। हमें जनाब रियाज कुमार से गुजारिश करूँगा कि वो जगह बना के कम है। हजरत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बरसगीर के मुमताज शायर खलील महमूद साहब की इदारत में शाये होने वाला सहमाही जरीदा नए अदब ने ये कोशिश की है कि गुज़िश्ता महीने से कि हर दौर में यूँ कहना चाहिए कि ज़माना अदब ने ये पुल का काम किया है लोगों को जोड़ने का, नफरतों को दूर करके प्रेम को, प्यार को फिर से आबाद करने का। इसी की जानिब नए अदब की कोशिश रही है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी, कन्नड़ और दीगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों के अदीब और शायरों को एक प्लेटफार्म पर जोड़कर हमें फिर से ये पैगाम दें कि अदब ने हमेशा से शांति का, अमन का पैगाम दिया है और एक अच्छे सालेह माशरे की तामीर और तश्कील में इसने बहुत ही फाल रोल निभाया है। मैं साबिक चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी प्रोफेसर खदीर नाजिम सरगिरो साहब आज के इस अदबी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। धारवाड़ में आप सकूनत पजीर हैं, हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने जहमत उठाई और यहाँ तशरीफ फरमाएं। बहुत अच्छे साहिब तर्ज़ शायर हैं और कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ में उर्दू, अरबिक, पर्शियन के सरबराह के हिस्से से उन्हें खिदमत अंजाम दी हैं और मुशायरों में भी उनकी मौजूदगी को कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। इनके बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि वो आज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। कई ज़बानों पर उबूर दस्तरस हासिल है उन्हें और यूनेस्को के वो एम्बेसडर रहे और अपनी रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम देने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हैसियत से वो सुबुकदोश हुए हैं। आज पंजाबी ज़बान व अदब का सफ़र और अदबी मंजरनामा जो मौजूदा है इसके ताल्लुक से आप हमें खिताब फरमाएंगे और हमारे साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर रियाज लतीफ साहब। रियाज लतीफ साहब बुनियादी तौर पर आर्किटेक्ट हैं। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी कई यूनिवर्सिटीज में उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ाया है और हिंदुस्तान के दौर हाजिर के नुमाइंदा शायरों में आपका शुमार होता है। पुणे में फिल्म यूनिवर्सिटी में आप बरसरे पैकार हैं। मैं उनका भी दिली खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। गुज़िश्ता महीने वो हमें हिंदी अदब का सफ़र इसके ताल्लुक से उन्होंने हमें खिताब फरमाया। हमारी रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं और कई अहबाब हमारे दरमियान में जो हिंदी, उर्दू और कन्नड़ से वाबस्ता शायर हजरात तशरीफ रखते हैं और ख़वातीन भी हैं। मैं उनका भी फर्दन दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा सबसे पहले कुछ पढ़ा रही है ये मेरा लीजिए मेरी एंटरटेनमेंट में खाली लम्हात है, लेकिन खलील भाई के इसरार से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बात यह है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चीजें छपवाने लायक है या किसी को सुनाने लायक है, इसीलिए एक वाहिद शख्स हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी हैं जिन्होंने कभी कुछ सुनी थी और रमाकांत साहब ने 2-4 सुनी होगी, लेकिन क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इनमें कोई ऐसी चीज है कि इनको शाया करवाऊं या दूसरों को सुनवाऊं, लेकिन
खलील भाई ने छोड़ा है। तो ये है, इसका उन्वान है जंगल दी आग, आतिशे जंगल। कुछ दूर पहाड़ी थे, ये आप समझ ही जाएंगे, पंजाबी वाले समझ जाएंगे। कुछ दूर पहाड़ी थे, आग लगी जंगल अंदर, था संतरी सोन बसंतर। बर देवियां जिवें मना रहियां उत्सव मंगल, वो नजर दसी को लेकर सड़ रहा सी वो जंगल, पर सेक नहीं सी पहुंच रहा मेरे। नजर कहे नजारा सोना होता, अकल कहे पैदायक जंगल दी आग। जिन्ने जी जंत सड़ रहे होने, सा सुकाई नस रहे होने, दहशत वाली चलो चली, सूखे हरे सब आगदी भरी। जो दिस्या उसी सृष्टि सच, जो समझा वो विवेकी सच। जो सुंदर समझा वो मिथ्या, सच अंदर मानती है मिथ्या। फिर अगदा तांडव मुक गया, कुछ सड़ गया कुछ सूख गया। मींह आया राख रुड़ गई, धरती हरियाण लग पई। इंसना हरियाणा धरती दा सच ही। ये खास डॉक्टर साहब के लिए। पूरब देश पौधों हरिद्वार तो होके आवण वाले, पौधों हरिद्वार तो होके आवण वाले। गौतन नहीं देखे आते गानियां, पौधों हरिद्वार तो होके आवण वाले। गौतन ने लेके आते गानियां। नीले चिट्टे मड़के आते नीलियां टलियां वालियां, लिखियां टलियां वालियां ते बादशाह दा अचार। दसते गंगा दी आरती किन्नी शानदार। खुला भरे टूनिया विच दीवे बलदे, सांझ वेले तिरदे गंगा जलदे। गंगा दा निर्मल नीर अरोख, पूरब देश जापदा एक सुपर लोक। जिथे सोंदे सारस धान दे खेती, लोकी अमराइयां विच दींगा पांदे। कजरी गांदे सावन सेती, होली लाल गुलाल गौना भाग। पूर्वी बोली दा छंद ते राग। साला बाद पढ़िया कलाम कि वेखण वालियां हुंदियां सुबह बनारस अवध दी शाम। लखनऊ दी तहजीब ते अवधी रसोई नवे दौर विच किवें खत्म होई। हुण पूरब वालों कामे और बचे, पंजाब हरियाणा में सब लेबर बसे आते। हुण पूरब वालों कामे और बचाई, धान दी करन लुआई। वो आवण जिदा सारस आंदे, दूरों उन्हां दे पूरब देश। रिज़िक ले जाए किथे किथे परदेस। तरीके साहब से पंजाबी रचने समाज कर रहे थे। दरअसल अब मैं जनाब हमारे अजय कुमार सिंह साहब का शेरों का दुआएं और अपनी हिंदी नस्में पेश करें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। इसका अनुमान है समय रहते, समय रहते गुलाबों के खेत उगाते हैं अभी मेरे सपनों की सरजमी पर। कोयल की कुहक पर बोरा उठती है अमराई, कोयल की कुहक पर बोरा उठती है अमराई। शरद पूर्णिमा की रात बरसाता है अमृत चांद आपकी। धीरे धीरे खिलता कमल
दिखा देता है शिव जी का धैर्य। कितने और खिलाओगे अभी काली आग के फूल, कितने और खिलाओगे अभी काली आग के फूल, कितने बागानों को बनाओगे किलिंग फील्ड्स। धूप की पत्ती की नोक से लटकती, धूप की पत्ती की नोक से लटकती मोस की नन्ही कन्ही में प्रतिबिंबित होती है भोर की पहली किरण। धूप की पत्ती की नोक से लटकती मोस की नन्ही कन्ही में प्रतिबिंबित होती है भोर की पहली किरण। इससे पहले कि कोई बेरहम हाथ ओस से ये नन्ही बूंद या सोख ले वह कोमल किरण, पीकर आत्मसात कर लो वह बूंद, घुमो दो उस किरण के रंग में अपनी आत्मा। एक और है, इसका अनुमान है प्यास। प्यास लगी है, बेइंतहा प्यास लगी है, जान निकली जा रही है, तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं दर दर पानी ढूंढता हुआ। प्यास लगी है, बेइंतहा प्यास लगी है, जान निकली जा रही है, तड़प रहा हूं, भटक रहा हूं दर दर पानी ढूंढता हुआ। भटक रहा हूं दर दर पानी मांगता, कुछ बूंदे मिली ही जरूर, कुछ बूंदे मिली ही जरूर। या तो इन बूंदों में असर नहीं, या मेरी प्यास बहुत बड़ी है। या तो इन बूंदों में असर नहीं, या मेरी प्यास बहुत बड़ी है, या मेरे मन और शरीर की कीमिया कुछ ऐसी है कि असर नहीं होता इन बूंदों का, असर नहीं होता इन बूंदों का। प्यास है कि बढ़ती जाती है, छटपटा है बढ़ती जाती है, कुंठा बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती जाती है। उग आते हैं संशयों के अंकुर, फैलने लगती है कटीली झाड़ी, दबाती फूल और पौधों, ढकती पानी की कृषिकाएं सोते को चिढ़ाती हुई प्यास को। कहाँ मिलेगी मुझे स्वच्छ जल की बावड़ी, कहाँ मिलेगी मुझे स्वच्छ जल की बावड़ी। कटीली झाड़ियों की सामर्थ्य से बहुत बड़ी कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं, मिलनी भी चाहिए मुझे या नहीं, मिलनी भी चाहिए इतनी बड़ी याद नहीं। है भी क्या इस तरह की, है भी क्या कहीं इस तरह की बावड़ियां, ये संशय कहीं गुमराह न करते मेरी खोज, ये संशय कहीं गुमराह न करते मेरी खोज। बावड़ी मिले या न मिले, स्वच्छ जल की एक अविचल खोज, खोज सारे वजूद से बनाए रखना इस सच्ची प्यास को। चलते रहना है, न कोई झूठी आशा, न झूठा विश्वास, न समझते रहना राह को ही मंजिल अविराम, न नकार, बस प्यास, बस खोज और अनंत संभावना। एक और कविता की पंक्ति, लाइन ऑफ पोएम। ये पहला हिस्सा, 3 भागों में पहला हिस्सा। शुरू हो गया है आज से पतझड़, शुरू हो गया है आज से पतझड़, प्राण पखेरु से फड़फड़ाते उड़ते फिरते हैं सूखे पत्ते। थोड़ी थोड़ी खुनक हवा चमड़ी के नीचे तक घुसी चली जाती है, गुपचुप एक उदासी सी खटमिट्ठी घर करने लगती है, फुरफरी सी उठती है कविता की पंक्ति। क्रूर कह-कहों में कसमसाती रही थी शर्म से नारंगी रात, उचटती रही थी सूरज की नींद, भर्राती रही थी आदम को नीली और जैतूनी गाड़ियां, पृथ्वी के वेग से लुढ़कती रही थी बोतलें, पेशानियों से गायब थी हर एक लकीर, मुट्ठी की हवा में कैद हो गया था मिर्ची सुख। खेतों में हल चलाते चिर जाते हैं लाचार नंगे पांव,
प्याज और हल्दी की उल्टत से ठीक नहीं होते हैं महीनों तक। देवठान पर बनाया जाता है कोई गेरू के बिना लाल लाल सतिये। होली दिवाली पर मिलती है केवल देह। होली दिवाली पर मिलती है केवल देह। ग्रामोफोन के जंग खाए डिब्बे में कैद हो जाती है ढोलक की थाप। मार खाए बड़े पेट बच्चे सी पल पल बिसरती है कविता की पंक्ति। भाग 2 सेकंड पार्ट। उड़ा क्यों नहीं देते मेरे शब्द उस बच्चे के चेहरे से मक्खियां जिसका अपना निशक्त हाथ करता रहता है इंतजार भूखे मस्तिष्क के आदेश का इथोपिया के तंबू में। सारा शरीर जिसका समाया रहता है तरबूज से सिर में और सारे प्राण बड़ी बड़ी निरीह इन सी आंखों में। छीन क्यों नहीं लेते मेरे शब्द आतताइयों के हाथों से मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की बेरहम तलवार। बना क्यों नहीं देते मेरे शब्द दलितों की आह को मानवीय अधिकारों की विवेकशील हुंकार। बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द बस्तियों को जलाती वहशी आग। बुझा क्यों नहीं देते मेरे शब्द बस्तियों को जलाती वहशी आग। आषाढ़ की पहली बारिश से बरसते क्यों नहीं मेरे शब्द। काश मेरे शब्द नेता की कतारबंद विलीन हो जाने से बच जाते। काश मेरे शब्द नेता की कतारबंद विलीन हो जाने से बच जाते। काश मेरे शब्द अफसरों के कोट पर गर्द की हल्की परत भर बनकर रह जाते। काश मेरे शब्द खोखले न होते। काश ये शीशा बंद घस जाते किन्हीं देहों में। काश ये किन्हीं दिलों को छुपाते। काश कुछ दिल इन्हें छुपाते। होली सी चल उठती कविता की पंक्ति। अंतिम भाग। सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार। सारे ब्रह्मांड को लील ही लेगा क्या अंधकार। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शब्द अमित ज्योतपुंज राखी हो जाएंगे क्या एकदम। या धुआएंगे ही बस लकड़ी के गीले कोयले से। करेगा नहीं एक भी शब्द क्या टंकार। जगाएगा नहीं क्या सोते हुए वीरों की आंखों में सोती हुई ज्योति। एक तरफा ही रहेगा क्या संग्राम। सूरज सी चमकेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति। हवा सी बहेगी नहीं क्या कविता की पंक्ति। पानी सी प्यास नहीं बुझाएगी क्या कविता की पंक्ति। अनाज बन भूख नहीं मिटाएगी क्या कविता की पंक्ति। फिर कभी नहीं आएगी क्या कविता की पंक्ति। मुझे डॉक्टर शिव प्रकाश साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं और कन्नड़ के नुमाइंदा अदीब शायर ड्रामानिगार के हिस्से से उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया अदब में अपनी पहचान बना रखी है। कर्नाटक से हटकर उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शुबाई मुताले के जमालियात के वो सरबराह रहे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी नज़्में इनायत फरमाएं। डॉक्टर शिव प्रकाश साहब के पहले तो पढ़ा जाए उसके बाद, लेकिन अब ये इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। शिव प्रकाश की नज़्में पढ़ते हुए थोड़ी सी तमहीद में देना चाहूँगा कि ये नज़्में खुसूसी तौर पर मैं दूसरी नज़्मों के बारे में नहीं कहूँगा। ये नज़्में ऐसी हैं कि जैसे अचानक अंधेरे में बिजली चमक जाए। अंधेरा तो हमेशा कायम रहेगा, लेकिन उसमें अगर बिजली चमक जाए तो कम से कम जो आसपास के लोग हैं अगर वो गिरे नहीं बिजली, सिर्फ चमके ही तो एक दूसरे की सूरत देख सकते हैं, कुछ हुस्न पैदा हो सकता है। तो गालिबन शायरी का भी यही तफावत है। असल में हमारी जिंदगी अगर देखी जाए तो वीर का एक शेर वो हमारे तमाम जिंदगियों पर, कायनात पर एक पूरा सिलसिला जो चल रहा है उस पर आयद होती है। वो उनका शेर है, शिफा अपनी तकदीर ही में नथी। शिफा अपनी तकदीर ही में नथी कि मजदूर तक तो दवा कर सके, कि मजदूर तक तो दवा कर सके। ये नज़्म बहुत अच्छी है। उन्वान है दुआ करो। दुआ करो कि उफ़क़ के ज़ुल्मत गले में, दुआ करो कि
दुआ करो कि उफ़ुक़ के ज़ुल्मत कदे में कोई किसी सितारे की तरह हो जाए, कोई किसी सितारे की तरह हो जाए, तूफानी रात के जिंदा में किसी नजात दहंदा खुदा की तरह, दुनिया की एक ताकत और ताराज रहम में किसी नई जिंदगी की उम्मीद की तरह, किसी सहरा में आबशा की तरह, किसी चट्टान के दर्ज में फूल की तरह, इस कर्न कर्न के आतिशी लम्हे में दुआ करें। बहुत अच्छी नज़र है। देखिए कि इसमें किस तरह से हमारे अहद का कर्ब जो आखिरी जो खत्म होती है, इस कर्न के आतिशी लम्हे में दुआ करें। ये नज़्म है, एक और नज़्म मुख्तसर नज़्म है अदाकारों के लिए। डेनिया ला संताना और क्लीटन पेरेरा के लिए। जमीन और दरिया के दरमियान साथ साथ सितारों के नीचे संग संग, खिजाज़दा बहार में कंधे से कंधा मिलाए, फूलों के सहराओं के दरमियान हाथ में हाथ लिए, जवानी और बुढ़ापे में कदम ब कदम, ये साथ हमारे कर्बनाक माहौल पर अपने साहिराना हाथ से हालांकि मुझे कोई कहता नहीं है नज़्म पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा जी चाह रहा है तो मैं पढ़ूंगा। इस नज़्म को लिखने के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे अचानक गालिब का एक शेर याद आया। मैं आपके सामने उस शेर को सुनाता हूं। सरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, सरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, यानी टोटली रहीने इश्क, मोहब्बत का मॉर्टगेज, वो नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, उसके साथ साथ एग्जिस्टेंस का लव, इनएविटेबल लव। इबादत वक्त की करता हूँ और अफसोस हासिल करता हूँ। मैं बिजली की इबादत करता हूँ और हासिल जो होता है, यार बिजली जलाती है, उसका अफसोस करता हूँ। तो इसका अफसोस, ये नज़्म उसका अनुमान है, दिल का अफसोस नहीं, दिल का अफसोस नहीं, दिल का अफसोस नहीं कि ये दिल है, दिल का अफसोस नहीं कि ये दिल है, हर पल हर लम्हा घायल है। दिल का अफसोस नहीं कि ये दिल है, हर पल हर लम्हा घायल हो जाता है, रोता है। ख्वाब परागंदा ज़हनी के परवरदा ख़याली ही तो है, ख्वाब परागंदा ज़हनी के परवरदा ख़याली ही तो है। जीवन भी किसी लफ्ज़ से जन्मा है, जीवन भी किसी लफ्ज़ से जन्मा है, कहीं रिवायती, कहीं इनकलाबी जिद्दत से मुंह पाना। इन सब चीजों में अपने कोमल अरमानों को क्या ढूंढूं, इन सब चीजों में अपने कोमल अरमानों को क्या ढूंढूं और कहां, क्या सोचूं इन बेमाया अशिया और हालात के बारे में, क्या सोचूं इन बेमाया अशिया और हालात के बारे में। जब सब कुछ धोखा है तो क्या देखूं, बहुत अच्छे। जब सब कुछ धोखा है तो क्या देखूं, किससे पूछूं सीधा रास्ता कौन सा है, किससे पूछूं सीधा रास्ता कौन सा है, कौन सा टेढ़ा है, कौन सी मंजिल अच्छी है, कौन सा मोड़ खराब। आखिर किसको देंगे जवाब, कहां से आएगा सवाब, कौन देगा आजाद। दर्द की सुनसान गलियों में आवारा फिरने के अलावा आप कोई भी काम नहीं, दर्द की सुनसान गलियों में आवारा फिरने के अलावा आप कोई भी काम नहीं। किसी जबान, किसी मकतूब, किसी किताब, किसी रजिस्टर में कहीं भी मेरा नाम नहीं, कहीं भी मेरा नाम नहीं। अफसोस के दरिया में बह रहा हूँ, अफसोस के दरिया में बह रहा हूँ और समंदर में मिलने के लिए बहता हूँ। डॉक्टर शिव प्रकाश साहब से गुजारिश है कि वो कन्नड़ में नज़्म सुनाएं।
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಹುಟ್ಟಿಬ ಕವಿತೆ ಕತ್ತಲ ಬಾಂಧರ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಳಯದಿರುಳು ಕೊಳಕು ಜೈಲಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೈವವಾಗಿ ನೆಲದ ಹಾಡುಗೆಳಗಿದ ಚಿಂದಿ ಬಸಿನಿಂದ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬರದ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಂದ್ರಧನುಷಾಗಿ ಮರಳುಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ಗಿರಿಬಂಡೆಗಳ ಭಯಾನಕ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಹೂಗಳಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳ ಇಳುಹಗೆ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ. The second poem was written in English, so I did it in English. Raptus dedicated to my friends, Daniela Sultan and Verena, Brazil. Together, between the earth and the water, together beneath the stars, together amidst flooding deserts, together in the brightest springs, together through youth and age. This togetherness makes the transient stage a magic healing for the anguish of change, for the travails of the age. The first poem has been set to music by my friend Vito Bianchi from Brazil. A very short video. Like a bright star on the horizon, you pour on like a savior God in a prison, be born on blasted fields, like years of new corn, or down on rising land. Oh, life-giving rain, gush forth on parched deserts. Oh, cooling fountain, working wars. Oh, wide flower, in the crack of the mountain. Oh, cooling fountain, be born, oh, be born, उर्दू में तर्जुमा जनाब लील मामूद साहब ने सुनाया। अभी जो आपने उनके मोबाइल फोन से सुना वो लैटिन अमेरिकन पोएट ने उस पे जो ये गीत बनाया था उस गीतों के साथ आप सुन रहे थे। हाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में हमें कुली कुतुब शाह की एक गजल पेश करनी थी। उसकी जो गुलकारा हैं सुरभि साहब, डॉक्टर सुरभि साहब तशरीफ ला चुकी हैं और गुज़िश्ता बार हमने हर अमीर खुसरो की एक गजल पेश की थी। अब सफर उसी तरह चल रहा है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह का ज़माना हम जानते हैं कि बहमनी सल्तनत की ज़वाल के बाद जो हुकूमतें फिर उरूज पर आई उसमें कुली कुतुब शाह की जो गोलकोंडा की सल्तनत थी उसका शुमार अहमियत से देखा जाता है। तकरीबन 32 साल उन्होंने हुकूमत की गोलकोंडा से हैदराबाद शहर कायम किया, चार मीनार जैसी इमारतें बनवाई और फन तामीरात से उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। उसके अलावा वो बाहैसियत खुद बड़े अच्छे शायर थे, फारसी जानते थे, उर्दू,
उस जमाने की जो थी वो जानते थे, उसके साथ वो तेलुगु जबान भी वो जानते थे। उनकी एक गजल डॉक्टर सूरत साहा जो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, बेंगलोर की एक कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, आपके रूबरू जो कुली कुतुब शाह, जिन्हें वो एजाज हासिल है कि वो सबसे पहले साहिब दीवान शायर बने, जिनका कंपाइल्ड कलाम है। अब ये गजल आपकी खिदमत में पेश की जाएगी कि पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज ये दिल जिया जाएगा। शान बेनेगल ने ये गजल अपने फिल्म निशांत में भी इस्तेमाल की थी और बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल की थी। आज के उस गजल के सहन में हम सब शामिल होते हैं। डॉक्टर सूरत साहब। ख्वातीन व हज़रात को मेरा प्यार भरा आदाब। पेश है गजल। पिया बाज प्याला, पिया बाज प्याला, पिया जाए ना, पिया बाज प्याला, पिया जाए ना, पिया बाज यक दिल जिया जाए ना। कहे थे पिया बिन, कहे थे पिया बिन, सबूरी करो किया जाए अम्मा, किया जाए ना, किया जाए अम्मा, किया जाए ना। नहीं इश्क जिसे दूं बड़ा गुण है, नहीं इश्क जिसे दूं बड़ा गुण है, कहीं उससे मिल बेसिया जाए ना, कहीं उससे मिल बेसिया जाए ना। कुतुब शाह ने दी मुझे दीवाने को बंद, कुतुब शाह नबी मुझे दीवाने को बंद, दीवाने को कुछ बंद दिया जाए ना, दीवाने को कुछ बंद दिया जाए ना। पंजाबी अदब का सफर और असली मंजरनामा, इस मौजूद पर हमें खिताब फरमाएंगे डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब। मैं गुजारिश करता हूँ बसत एहतराम कि इस मौजू पर अपने खिताब से हमें नवाजें। पिछली दफा डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने हिंदी के बारे में आपको बताया, इस दफा मैं पंजाबी के बारे में बोल रहा हूँ। दोनों आप कह सकते हैं कि शीरा जुबानें, और डॉक्टर साहब ने बताया जो वो शौक से पंजाबी का पेशाची की एक प्राकृत है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। पेशाची की सबसे मशहूर किताब जो हम तक आगे ही पहुंची है वो एक नाट्य की कविता है, और अजीम दानिश्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक दफा कहा था हमसे बातें करते हुए कि बेटा क्लासिकी हिंदुस्तानी साहित्य जो भी है वो 2 किताबों में बनता है, रामायण महाभारत और नाट्य की कथा आदि ही हम तक पहुंची है।
लेकिन प्रवीण कथा का जो संस्कृत तर्जुमा है सुखदेव ने किया कथा सरित सागर, वो हम तक पहुंचा है। तो प्रवीण कथा के जो अफसाने हैं यानी अफसानों की एक जो रिवायत है वो पंजाब में जुनाटिया के वक्त से है, और वहां से चूंकि ये 200 साल आखिरी जो फारसी एक आयत था उसके तहत रहा पंजाब, तो वहाँ से ये दास्ताने फारसी ज़ुबान में उसका तर्जुमा हुआ। और फिर ये कहा जाता है कि जो अलिफ लैला व लैला है फारसी में 1000 दास्तान हुई, तो अलिफ लैला व लैला अरबी में हुई, तो ये अफसानों का एक सिलसिला चला। तो ये हमारे यहाँ माना जाता है कि पंजाबी इंडो एरियन ज़बान है, और जो वैदिक संस्कृत है ये उससे निकली हुई ज़बान है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि ये द्रविडियन ज़बान है, क्योंकि हड़प्पा की जो तहजीब थी उसकी जो ज़बान थी, हालांकि वो स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है, वो रसूल खत पढ़ने के बाद पता चलेगा असलियत क्या है, लेकिन अभी उनका ये मानना है। और जैसे रमाकांत रथ साहब ने भी एक दफा मुझसे ये कहा कि देखिए ठीक है आर्य लोग बाहर से आए होंगे, लेकिन जो हड़प्पा और सिंध घाटी के लोग थे वो तो यही थे, वो सभी के सभी तो नहीं छोड़ के गए। उनकी ज़बानों की मिलावट से जो एक ज़बान पैदा हुई वो पंजाबी हुई। लेकिन मैं आजकल ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने देखा कई दफा ताज्जुब होता है कि कई चीजों के नाम, जैसे कुछ परिंदों के नाम, कुछ दरख्तों के नाम, ऐसी चीजें जो ऋग्वेद में है वो आज भी हमारी ज़बान में। और खैर दरियाओं के नाम तो सतलुज वगैरह के वो आते ही है उसमें, क्योंकि वेदों की जो रचना हुई तो पंजाब में हुई, तो जो पंजाब का माहौल था उस वक्त का उसका उसमें एक नक्शा आपको मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडो एरियन ज़बान में जो आज की पंजाबी है, और इसमें जो उस वक्त की कदीम ज़बान थी वो भी मिली है। अब कई लफ्ज़ उसमें ऐसे हैं जिनकी बिना पे कहते हैं कि इसमें द्राविडियन असर ज़्यादा है, हालांकि बलूचिस्तान में ब्राह्मी जो है वो द्राविडियन ज़बान है। तो पंजाबी की ये खासियत आप कह लीजिए जो इसको दूसरी जो संस्कृत या अपभ्रंश से निकली हुई ज़बानें हैं उससे थोड़ा इसको मुख्तलिफ करती है। तो अब पंजाब को देखें तो इसकी सकाफत अब हड़प्पा उस वक्त की सकाफत क्या थी, वो उसकी तहजीब कैसी थी, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि मेरा जो पुश्तैनी गांव था वो हड़प्पा से 10 किलोमीटर पे होगा, तो मैं कभी कभी कहता हूँ क्या मालूम हड़प्पा के कितने जीन्स मुझ पे भी होंगे। खैर तो दीगर बात है, लेकिन बात ये है कि उसके बाद आर्यन लोग आए, और जो ये आर्यन संस्कृत है मैं समझता हूँ पंजाबी उसकी और हड़प्पा की जो उस वक्त की ज़बान थी, दोनों की मिलावट से जो ज़बान लोगों की ज़बान बनी वो ज़बान पंजाबी बनी। और उसके बाद अब 200 साल पंजाब ईरान के तहत रहा, उनके असरात तो जरूर होंगे। उसके बाद 200 साल ये यूनानियों के तहत रहा। उसके बाद बौद्ध आए, तक्षशिला बौद्ध मत का बहुत बड़ा एक मरकज था आप जानते हैं। और सेंट्रल एशिया में जो बुद्ध धर्म पहुंचा, तो एक तो जापान कोरिया की तरफ तमिलनाडु से बोधि धर्म लेके गए, वो समुद्र के रास्ते गए, और जो सेंट्रल एशिया में गया वो तक्षशिला से गए, वो पंजाब से गए।
तो उसके बाद नाथपंथ आया, नाथ जोगी, अब गोरखनाथ। गोरखपुर एक रावलपिंडी के पास भी गोरखपुर है जो जहाँ उनकी पैदाइश हुई। ये गोरखपुर योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर नहीं है, वो बात की बात है। रावलपिंडी, रावल जो थे, रावल नाथ जोगियों का एक कबीला, एक सेक्ट है। तो रावल लोगों का रावलपिंडी और उसके पास गोरखपंथी लोगों का गोरखपुर और जोगिया का टीला, जहाँ रांचा, ये रांझा वाला रांचा जाके जोगी बना, वो जेलम डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो नाथ जोगी आए, उसके बाद जब इस्लाम पंजाब में आया, तो जाहिर है कि इस्लाम के साथ अरबी फारसी का इन्फ्लुएंस भी पंजाबी में आया, और वो समझ लीजिए 11वीं सदी से वो शुरू होता है। उससे पहले हमारे पास जो पंजाबी की चीजें आई हैं वो नाथ पंथ की चीजें हैं, गोरखनाथ, चरपतनाथ, जलंधर नाथ, इन लोगों की जो उसको पुरानी पंजाबी आप कह सकते हैं। और उस वक्त हिंदी और पंजाबी में ऐसी कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं थी, क्योंकि गोरखबानी को हिंदी वाले भी कहते हैं कि ये पुरानी हिंदी है, लेकिन वो मैं समझता हूँ पुरानी पंजाबी है। लेकिन जिसको उसके बाद आप कह सकते हैं कि पहले जो पंजाबी हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, वो बाबा शेख फरीद शकरगंज थे, इनकी बारी गुरु ग्रंथ साहब ने महफूज है। तो उनके आने से पहले जो गोरखबानी थी, उसकी मैं एक आपको सुनाता हूँ, उनके गुरु गोरखनाथ के तो एक सुनाता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि अरबी फारसी का असर होने से पहले पंजाबी है। गुरु गोरखनाथ के वक्त तक इस्लाम आ चुका था, और वो इस्लाम जो पंजाब का इस्लाम था वो सूफी रंग का इस्लाम था। और उस वक्त ऐसा नहीं था कि सभी मजहबों में एक वाटर टाइप कुछ दीवारें थी। आज आप हिंदू हैं, कल मुसलमान हैं, परसों जोगी बन गए, उसके बाद सिख बन गए, वो चलता था। और कोई उसमें किसी को अजीब नहीं लगता था। जैसे हीर रांझा की कहानी में रांझा मुसलमान था, उसके जो बुजुर्ग थे वो हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान, उसके बाद रांझा जोगी बन गया, और जोगी बनने के बाद दोबारा जब हीर के पास आया तो फिर मुसलमान बन गया। तो ये चलता था उस जमाने में। गोरखनाथ कहते हैं हिंदू थे आवे देहरा, मुसलमान मसीह, जोगी के आवे परम पद, जहां देहरा ना मसीह। घरबारी सो घर की जाने, बाहर जाता भीतर आने, सर्व निरंतर काटे माया, जो घरबारी कहिए निरंजन की काया। और जलंधर नाथ, जिनके नाम पे जलंधर शहर बसा है, वो कहते हैं सुन मंडल में मन का बासा, नहा परम ज्योत प्रकाशा, आपे पूछे आपे कहे, सतगुर मिले तो परम पद लगे। तो ये इसके बाद फरीद जी की जो वाणी है, फरीद जी की आप देखिए उसमें फारसी और अरबी का जो असर इस्लाम के जरिए आया, ज़बान में भी उसका जाहिर है असर होगा। तो फरीद जी कहते हैं, फरीदा जेतु अकल लतीफ, काले लिख न लेख। अकल लतीफ वगैरह ये पंजाबी का एक हिस्सा बन गए, ये ऐसी जुबान हो गई। गोरखनाथ की पंजाबी से आप देखिए पंजाबी कैसे डेवलप हुई। फरीदा जेतु अकल लतीफ, काले लिख न लेख, आपने गिरिवान में सिरनी मार करके, अपने गिरिवान में सिरनी चले। फरीदा जेतु अकल लतीफ, काले लिख न लेख, आपने गिरिवान में सिरनी मार करके। फरीदा
जोते मारन मुखिया दिना न मारी कोम अपने घर जाइए पैर ते ना बेचो। फरीदा जो किसको की खोसा मारे उसको बदले में खोसा मत मारो, उनके पैर छुओ और अपने घर जाओ। फरीदा जोते मारन मुखिया दिना न मारी कोम अपने घर जाइए पैर ते ना बेचो। देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई पूरी सफेद हो गई। अगो नेड़ा आया पीछा रह गया। फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेठ ना कोई। फरीदा खाक की निंदा मत करो, खाक जैसा कोई नहीं। फरीदा खाक ना निंदी है खाक जेठ ना कोई। जीव ने पैरा तले मोया ऊपर। तो ये आप देखिए कि एक तो किस किस्म का इस्लाम पंजाब में था, आपको इससे पता चलता है। और दूसरा ये है कि गोरख की वाणी की वो एक जो आप कह लीजिए कि जिसको एक इंटेग्रेशन या सिंथेसिस या समन्वय की बात कहते हैं, वो उसमें भी आपको मिलता है जो कहते हैं हिंदू ख्यावे देहरा मुसलमान मसीह, जो भी ख्यावे परपत जहाँ देहरा नाम मसीह। तो दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं रहा था ना पंजाब की कल्चर में रहा। ये जो बाद में आया हो तो बाद की बात है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ। तो उसके बाद 15वीं सदी में गुरु नानक देव आते हैं और उसमें तब तक पंजाबी यानी अपने पूरे जोबन में आ गई थी। मैं गुरु नानक साहब की उनके एक शब्द उसका एक हिस्सा आपको सुनाता हूँ। इसके बारे में जब राजस्थानी शांति निकेतन में प्रोफेसर थे तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहब से कहा कि आपने हिंदुस्तान के लिए जनगण मन लिखा, हिंदुस्तान का एंथम, अगर आप सारी दुनिया के लिए एंथम लिखें तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा वो गुरु नानक देव ने पहले लिख दिया है, उन्होंने पूरी कायनात के लिए एंथम लिख दिया है। तो उन्होंने फिर इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया। तो कहते हैं गगनमय थाल, ये उस वक्त लिखा गया जब वो जगन्नाथपुरी गए और वहां मंदिर में आरती देखी तो उन्होंने वो बाहर आ गए। बाहर जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे है, वो साहिब पे आ गए और उन्होंने ये उस वक्त ये उनकी आरती है जो अंदर हो रही थी, वो मंदिर में हो रही थी जो बाहर है। गगनमय थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयालो पवन चौरो करे, सगल पर राय फूलंत जो। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तुही, सहस पद विमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध इव चलत होही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसदर चानन सब में चानन होए, गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष भावे सो आरती होए। तो उसके बाद गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, तो पंजाबी की एक तरफ ये रिवायत बनी, दूसरी तरफ सूफी रिवायत वो आई। बाबा फरीद जी के बाद साद सलमान, शाह हुसैन, नौशाह गंज बख्श, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, वारिस शाह, नजाबत, अली हैदर, हाफिज बरखुरदार, मियां मोहम्मद, ख्वाजा गुलाम फरीद, ये सूफी उस वाले हैं। तो अगर आप
कहें कि सूफी शायरी को देखना है तो आपको पंजाबी सीखना पड़ेगी, क्योंकि सूफी कलाम जो है वो पंजाबी में है। और सो ये दोनों साथ साथ चली और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद जी का कलाम भी है और दूसरे मुसलमान लोगों का कलाम भी है, और शाह हुसैन और गुरु अर्जुन देव उनकी दोस्ती थी। और जब हरिमंदिर गोल्डन टेम्पल इसका संगे बुनियाद रखना था तो उन्होंने लाहौर से साईं मियां मीर को बुलवाया और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी हरिमंदिर का संगे बुनियाद उन्होंने मियां मीर ने रखा। तो ये यानी उस वक्त की कल्चर थी और ये चला समझिए सिख राज 18वीं सदी में आता है और महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में जब अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब को फतेह किया, उस वक्त इन्होंने अंग्रेजों ने उस वक्त जैसे यहाँ 3 मैसूर जंगें हुई, पंजाब की फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो बराबर रही, सेकंड सिख वार जो सिख जीते, और उस वक्त जो अंग्रेज जनरल था उसने जो रिपोर्ट दी उसने कहा कि अनदर सच डिफीट एंड द ब्रिटिश राज इन इंडिया वुड फिनिश। तो जो अंग्रेजों ने हमेशा किया, प्लासी की जंग में किया, दूसरे यहाँ मैसूर जंग में किया, उन्होंने जर्नल जो थे उनको खरीदा, रिश्वत दी और बारूद की बजाय उन्होंने सरसों बोरियों में भेज के वो भर दी। तो तीसरी जंग, हालांकि उसमें बहुत अंग्रेजों का भी नुकसान हुआ लेकिन जीते, और उसके बाद क्योंकि वो जंग ऐसी थी कि अंग्रेजों को लगा कि उनके पांव यहाँ से हिल जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले कहा कि इनका जो कल्चरल बेस है उसको खत्म करो। चार्ल्स नेपियर, जिसका नाम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्होंने तो सुना होगा, उसने 1849 में पंजाब की फतेह के बाद उसने जो डिस्टेंस भेजा, उसने कहा पंजाब has been occupied but not conquered. The Punjabi and his language have yet to be conquered. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो उस जमाने का एजुकेशनल सिस्टम था उसको खत्म किया, और और जो डॉक्टर G.W. लाइटनर, जिनको अंग्रेजों ने भेजा स्टडी करने के लिए ये सिस्टम, जब आपने लाहौर का जो पहला कॉलेज अंग्रेजों ने खोला उसके प्रिंसिपल भी बने, तो लाइटनर रिपोर्ट उसको आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। मैंने तो इनको कहा अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों के, आप इसको दोबारा छपवाइए लाइटनर रिपोर्ट में। G.W. लाइटनर कहता है Punjab was not only the most literate in the entire subcontinent but also had the highest female literacy rate. An order was issued that anyone who returned his sword the sword would get the price of 2 annas, and one who returned Punjabi qaida would get 6 annas. ये जो पोस्टर उन्होंने ऑर्डर की, बाकायदा ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर को पोस्टर बना के गांव-गांव में भेजा गया, तो उस पोस्टर की एक नकल लाहौर म्यूजियम में अभी है। तो
यानी कि उनको ये डर था कि अगर इनकी कल्चर को वैसे ही रहने दिया जाए तो ये तो अब महाराजा रंजीत सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर था वो हिंदू था, उसका जो होम मिनिस्टर था और फॉरेन मिनिस्टर था वो दोनों मुसलमान थे, उसकी जर्नैल में सिख हरि सिंह नरवा थे तो उसकी फौज में मुसलमान जर्नैल भी थे और फ्रांसीसी जर्नैल थे। तो उन्होंने कहा कि पहले इस चीज को खत्म करो। तो वो ये इनाम जो उन्होंने रखा कि जो पंजाबी की फायदे किताबें हैं उनको जलाओ, तो बॉनफायर लिटरली किताबों की उन्होंने करवाई अंग्रेजों ने, और सिस्टम जो एजुकेशन का था जिसकी वजह से ये इनफैक्ट लिटरेसी रेट उस वक्त पंजाब का जबकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा था, बल्कि इंग्लैंड से यूरोप से कहीं ज्यादा था। तो ये अंग्रेजों को एक खदशा हुआ कि ये तो फिर उठ जाएंगे और हमारे पैर उखाड़ देंगे। तो पहला काम उन्होंने किया कि पंजाबी को खत्म करके उर्दू लाए। तो जिस वक्त उन्होंने नेपियर वगैरह ने ये उर्दू, और उसके लिए टीचर उन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश से बुलवाए उर्दू सिखाने के लिए। तो जे विल्सन जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था जयपुर का, उसने लिखा, Is it to be imagined that we can in the course of several generations teach any large proportion of this vast number to read and write a language so foreign to them as Urdu? So ये उस वक्त जो अंग्रेजों ने किया कि पहले इनको कौमों को, 3 कौमों को बांट दिया। तो उन्होंने किया कि उर्दू ये मुसलमानों की ज़बान है, हिंदी ये हिंदुओं की ज़बान है और पंजाबी ये सिखों की ज़बान है। और ये जो उन्होंने बांटा इस तरह, तो वो अभी तक वो वैसा ही चल रहा है, क्योंकि 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई पंजाब की, क्योंकि 1961 की सेंसस में, मर्दमशुमारी में बहुत से हिंदुओं ने, हालांकि कोई पंजाब में हिंदी बोलता नहीं है, कोई पाकिस्तान में भी जाए तो आपने देखा होगा, आप तो गए, बोलते तो पंजाबी हैं, तो लिखवाया उन्होंने हिंदी मादरी जुबान को बिना पे। करनाल वगैरह ये इलाके हालांकि पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, लेकिन चूंकि हिंदू मेजॉरिटी थी और उन्होंने जबान हिंदी लिखवा दी तो हरियाणा की तरफ चले गए, कांगड़ा वगैरह हिमाचल बन गया। लेकिन 19वीं सदी में पंजाबी के शायर सुलेमान ने कहा था कि अटक, सिंध को पंजाबी में अटक कहते हैं। अटक ते जमुना ताई चंबा थी ना डेरा, चंबा रियासत जो हिमाचल में है, चंबा शहर, चंबा थी ना डेरा, डेरा इस डेरा गाजी खान जो फ्रंटियर में है, चंबा थी ना डेरा, लिखण बोलन लोग पंजाबी, सच्चा सुखंड ए मेरा। ये पंजाबी समझने बोलने वालों की और मेरी बात को सच समझने वालों की जो ये ज़बान है, ये चंबा से लेके डेरा गाजी खान तक और जमुना से लेके सिंध नदी तक है। लेकिन वो चीज नहीं है, और ये देखिए ये कॉलोनियलिज्म का ज़बान पे इतना असर हुआ कि उससे हम आज तक नहीं उठ पाए हैं। और हालांकि जैसे मैंने बताया, जैसे सब ये शाह हुसैन, बुल्ले शाह, आजकल इंटरनेट पे बहुत लोगों ने इन लोगों को गाया है, आप लोगों ने सुने होंगे गीत, किसी आबिद परवीन से लेके नुसरत फतेह अली खान, सब यही तो गाते रहे हैं इन लोगों को ही, तो आपने इनको सुना होगा। तो फैज अहमद फैज अमृता प्रीतम के पास जब आए दिल्ली में, तो अमृता ने पूछा कि फैज आपने पंजाबी में क्यों नहीं लिखा? कहने लगे कि मैं जब लिखने बैठा, हालांकि वो उनका जो सहाफत का काम था, नामानिगारी उनकी इंग्लिश में थी, क्योंकि
पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे और उससे पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने अमृता प्रीतम से कहा, जो बाद में पाकिस्तान में भी उन्होंने और जगह पे 2-3 बार इसको कहा, तो आया है उनकी इंटरव्यूज में। मैं जब शायरी करने लगा तो मैंने देखा कि अगर मैं पंजाबी में लिखूं तो मेरे सामने शाह हुसैन, वारिस शाह, बुल्ले शाह ये लोग हैं, तो मैं इनके लेवल तक तो कभी पहुंच नहीं सकता। और उर्दू में लिखूं तो मेरे सामने गालिब और इकबाल है, और मैंने कहा कि इन तक तो मैं पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया और आखिर में आके खैर वो उन्होंने पंजाबी में लिखना शुरू किया और कई पाकिस्तानी उर्दू अधिक साथ उन्होंने पंजाबी में भी लिखा। तो लेकिन उस वक्त इन सब लोगों की वजह से ये पंजाबी का रुतबा ऐसा था कि बहादुर शाह जफर ने भी पंजाबी का नाम लिखा। तो पंजाबी सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं थी, यानी इसका असर कबीर जी तक था, यानी बनारस तक पंजाबी अदब का असर था। तो कबीर साहब की जो हिंदी है उसमें पंजाबी की रंगत है, और इसीलिए कबीर साहब, हालांकि हमारे यहाँ जो रिवायत है उसके हिसाब से गुरु नानक थे और कबीर जी मिले थे। खैर जो भी है, उनकी बानी तो गुरु ग्रंथ साहब में है, कबीर बानी, फरीद बानी, ये सब है जिसके सामने हम माथा लिवाते हैं, वो उसमें कबीर जी और फरीद जी दोनों हैं। तो ये ऐसा हुआ। उसके बाद सबके बाद जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी शुरू की और इंग्लिश वालों ने प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगाए, तो पंजाबी का जदीद दौर शुरू होता है, जिसमें पंजाबी में ज्यादा जो नसर लिखी गई, नज़म तो खैर थी, नसर जो लिखी गई वो जन्म साखियां थी, यानी गुरु नानक साहब के बारे में जो लेजेंड्स थी या उनकी जो, जिसको जन्म साखी कह रही थी, हेजियोग्राफी या हिस्ट्री, वो जो लिखी गई 17वीं 18वीं सदी में, वो नसर का नमूना है। उससे पहले जो है वो गोरखबानी से लेके वो तो सब नज़म का नमूना है, लेकिन नसर का तो ये जदीद। उसने फिर भाई वीर सिंह ने पहले नसर में पंजाबी में सबसे पहला नावल उन्होंने लिखा, 3 नावल उन्होंने लिखे, सुंदरी पंजाबी का सबसे पहला नावल था। उसके बाद उन्होंने और चीजें लिखी, और फिर तो जो 20वीं सदी का पंजाबी का दौर है, वो तो जैसे सभी हिंदुस्तानी जुबानों का है, वो सब मेरे नजदीक चलती है, वही जदीदियत का और वही पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, वो सभी वो है। और उसमें भाई वीर सिंह के बाद सबसे बड़े शायर जो हुए जिन्होंने कुछ नस्ल लिखी, वो थे धनीराम चात्रे। धनीराम चात्रे भाई वीर सिंह साहब के प्रेस के इंचार्ज भी थे, और धनीराम चात्रे को मैं उनकी एक चीज कुछ आपको थोड़ा सुनाऊंगा। चात्रिक साहब मेरे फेवरेट पोइट्स में चात्रिक हैं। उनकी एक नज़म है राधा संदेश, और ये वो इसके बारे में ये नज़म है कि जब कृष्ण महाराज कंस को मारने के बाद मथुरा का राज उनको मिल गया, तो वृंदावन से चले गए, और गोपियां और राधा तो वृंदावन में रह गई। तो वो उदास थी, और कृष्ण महाराज ने उद्धव को उनके पास भेजा कि उनको समझाओ। तो उद्धव आए, राधा उनको कहती है, समझाए, उन्होंने जो समझाया वो समझाया। तो राधा ने, वो राधा संदेश है, उद्धव कान दी गल सुना साने, कानू छिड़क चौतियां लाइया सी, मसा मसा सन 8 रन काओ लगे, नवियां लश्करां आन चलाइयां नी, तेरे ज्ञान
मैं बीच बीच में से पढ़ रहा हूँ लंबी कोई है। तेरे ज्ञान की कुड़ी नहीं काट करी इन्हां कीड़ा दियां होर दवाइयां नहीं तू ते मथुरा दियां कुंजियां साहब बैठो इंद्र गोकुल नूं अज गए जंदरे वे जाके घरां वल मुड़न दी जांच भुल गई निकल गयो केड़े वार चंदरे वे आखी प्रेम के पिछा नहीं मुड़न जोगा बेड़े सिदक ते खिलदे रहणगे वे इन्हां नौं तो मास नहीं वख होना जद तक चंद सूरज चढ़न लैणगे वे इस इश्क दी छिड़ेगी वार माहिया जिथे चार बंदे रल के बैठगे वे कड़ियां कुब्जा दा किसे ने नाम लेना राधा आंख पिछों कृष्ण आखणगे। तो इसमें भी आप देखिए राधा संदेश कोई दूसरा लिखे तो उसमें नशरा इश्क वगैरह ये नहीं इस्तेमाल होंगे, ये पंजाबी की खासियत है। और पंजाबी में एक और चीज जो पंजाबी शायरी की खास है वो ये है कि इसमें किस्से लिखे गए जो कि रिवायत में ईरान से आई। किस्सा शुरू तो अरब से होता है और ईरान से फिर शीरी फरहाद और लैला मजनू ये पंजाब में आए। उसके बाद जो पंजाब की अपनी कहानियां हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, सहती मुराद, ससी पुन्नू, ये सब किस्से बने और ये पंजाबी अदब के क्लासिक हैं। हीर रांझा वगैरह आप नामों से वाकिफ होंगे, उसके बारे में फिल्में भी शायद आपने देखी हो। और इसके साथ किस्सा और दूसरा जो बैलेट्स जिसको वार कहते हैं, ये राजस्थान में भी बैलेट्स की एक रवायत है, दरबार जी जानते होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं उसको वार कहते हैं या क्या कहते हैं। वार जो है तो जैसे इसमें ज्यादातर हिस्टोरिकल अकाउंट्स किए गए हैं। जैसे नजाबत शाह ने वार नादर शाह, जो नादर शाह ने हमला किया उसका जो उसने बयान किया वो वार नजाबत किया। शाह हुसैन जिसने जो महाराजा रंजीत सिंह की जंग में शामिल हुए थे, वो आंखों देखा हाल जो उसने लिखा वो वार शाह हुसैन है। वार शाह हुसैन की शुरुआत ही इस तरह से है, जंग हिंद पंजाब का होने लगा और पंजाब में शुरू से अभी तक पूर्व देश उसको हिंदुस्तान कहा जाता है, पंजाब में तो जो पंजाब से दूसरी तरफ गए उनको कहा वो हिंदुस्तान गए। ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में भी होता है और कश्मीर में भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे, नागालैंड गार्डन में एक ऑफिशियल बैंक्वेट में वो थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी उनके साथ थी। तो बातें क्या करें, मैंने पूछा हमारे दोस्त ने आप फॉरेन गए हैं, कोई फॉरेन गेस्ट था जिसके लिए वो बैंक्वेट था, कह रही है सर नीड टू इंडिया। ये वार शाह हुसैन जो है जंग हिंद पंजाब का होने लगा, फौजा चढ़ के आईया भारियां नहीं, आज होवे सरकार। महाराजा रंजीत सिंह was not called महाराजा, he was called सरकार। आज होवे सरकार का मुल पावे जड़ियां खालसे ने तेगा मारियां नहीं। तो ये इस तरह की जो बैलेट्स हैं वो वार हैं। एक किस्से की रवायत, एक वार और दूसरे शब्द साकी और काफी। काफी एक फॉर्म है जो शाह हुसैन ने जिसको पंजाब दिया, और शाह हुसैन के बाद काफी की एक रवायत बन गई जिसको बाद में ख्वाजा गुलाम फरीद और दूसरे लोगों ने अख्तियार किया। और शाह हुसैन की काफियां तो बहुत लोगों ने गाई हैं, इसी तरह बुल्ले शाह की काफियां बहुत लोगों ने गाई, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। इस्लामी क्लासिकल म्यूजिक में तो काफी गाते हैं।
और यहाँ तक ये एक और चीज है कि धनीराम चातरिक तक उन्होंने भी राग का नाम दिया है साथ में, क्योंकि जो म्यूजिकल एक रवायत थी पंजाब की, उसका अभी तक पोएट्री से रिश्ता टूटा नहीं है। शिव कुमार खुद एक ट्रेन गायक थे और गाते थे वो, जो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई। शिव कुमार की आवाज दो एक चीजें इंटरनेट में है, आप सुन सकते हैं। और हर एक चीज जो जितने भी किस्से हैं, हर किस्से का अपना एक गाने का एक तरीका है, राग है। जैसे हीर है वो भैरवी में है, जो किस्सा ससी ये सोनी महिवाल है, वो इसमें मिर्जा साहिबा तिलंग राग में है। सोनी महिवाल वो इसमें इस राग में है, याद आएगा तो बताता हूँ। तो एक गाने की जो रिवायत है, ये पंजाबी पोइट्री यानी पंजाबी नज़्म की एक खास चीज है जो मुझको दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों में नजर नहीं आई। यानी जो कुछ भी लिखा गया है वो गाया भी गया है, और इसलिए वो पंजाबी जो क्लासिकल पोइट्री है और जो गाए जाने वाली क्लासिक है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये राग मुल्तानी, राग पहाड़ी, राग काफी, राग भैरवी, ये पंजाब के फोक म्यूजिक से क्लासिकल में आए हैं, क्योंकि ये बंदिशें वहीं की हैं। और टप्पा तो है भी पंजाबी वर्ड, उसकी टप्पे की जो बंदिशें हैं वो अभी भी पंजाबी की हैं। वो चाहे बंगाल में गाएं या कहीं भी गाएं, टप्पे के बोल पंजाबी के होते हैं। तो ये है कि वार किस्सा, और किस्सों में जैसे हीर रांझा सबसे मशहूर है, और उसमें भी दामोदर गुलाटी वो हीर रांझे के ज़माने से थोड़ा ही बाद में हुए। सो एक किस्म से आप कह लीजिए कि वो चश्ती बयान है। उसके बाद वारिस शाह का आता है, और फिर और कई लोगों ने लिखा। ये जो जितनी कहानियां हैं ये सब किस्सों में बयान हुई। और अब पार्टीशन के बाद ज़बान बांटी गई, तो उधर पंजाबी को पहले तो बिल्कुल पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं दी गई थी, क्योंकि जिन्होंने कहा कि वन कंट्री वन लैंग्वेज, और आखिर में जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, वन कंट्री वन लैंग्वेज की वजह से बंगाल निकल गया, बांग्लादेश बन गया। तो जहाँ इतनी जुबानें हो, किसी भी खिते में जहाँ इतनी जुबानें हो, वहाँ वन कंट्री वन लैंग्वेज वो वाला फॉर्मूला चलता नहीं है कभी। न पाकिस्तान में चला और ना मेरा ख्याल यहाँ भी चलेगा। बाकी ये हुआ कि असर ये हुआ कि पंजाब 5 हिस्सों में बांटा गया। पाकिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ पहले हिंदको इज अ डायलेक्ट ऑफ पंजाबी। जैसे मैंने कहा कि जमुना थी ता अटक ताई, यानी सिंध नदी से जमुना तक का जो एरिया है उसमें डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिटरेरी डायलेक्ट बना वो माछा मींस मध्य, बीच का एरिया था, उसकी जो ज़बान थी वो स्टैंडर्ड पंजाबी बन गई। बाकी डायलेक्ट्स तो जैसे हिंदको, जो दिलीप कुमार जो थे यूसुफ खान, उनकी मदर टंग हिंदको थी, हिंदको पंजाबी, तो पंजाबी पठान थे। और इसी तरह हिंदको से लेके जितनी ये उनको वो अलग हो गए, फ्रंटियर को अलग कर दिया, पंजाब पाकिस्तानी हो गया, इधर पंजाब 3 हिस्सों में बढ़ गया, पंजाब हरियाणा। लेकिन ज़बान है, चल रही है, और उसमें अब पाकिस्तान में भी मदर टंग डे जो मनाया जाता है 21 फरवरी को, पंजाबी के बारे में काफी आवाज उठ रही है, और काफी लोग पंजाबी में लिखना शुरू किए हैं। कुछ उर्दू वाले भी पंजाबी की तरफ आए हैं। मुनीर न्याजी ने लिखा, मंसूर अल्लाह उसने पंजाबी में लिखा, अफजल एहसन रंधावा बड़े अच्छे कहानीकार है, वहाँ के अफसाना निगार हुए। तो ये इस तरह काफी उधर भी इस वक्त काम होने लगा है। और
बाकी तो नए पंजाब में एक चीज तो है, जितने एपिक्स पंजाबी में लिखे गए हैं इस दौर में, जदीद दौर में, जबकि एपिक कोई लिखता नहीं है। मेरा ख्याल कामायनी के बाद हिंदी में तो कोई लिखा नहीं गया है। कौन सा लिखा? उसके बाद आया जी, उर्वशी, रामधारी सिंह उर्वशी, कामायनी और उर्वशी दो आए। लिखे तो बहुत है लेकिन मशहूर उतने नहीं हुए। मशहूर उतने नहीं, लेकिन पंजाबी में बहुत लिखे गए हैं और ये बड़ी पॉपुलर सिंफ है एपिक। और उसका जो एपिक्स का जो मजमून रहता है वो सिख हिस्ट्री से आता है। सबसे पहले सिख हिस्ट्री के बारे में जो एपिक लिखा गया वो भाई संतोख सिंह, जिनको कवि चूड़ामणि कहते हैं, लेकिन वो पंजाबी, हालांकि वो गुरमुखी रस्मुल खत में है लेकिन जबान उसकी ब्रज भाषा है, तो उसको हम पंजाबी का तो नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब की रिवायत वहां से शुरू होती है और जो अब तक कायम है। अभी भी एपिक लिखे जा रहे हैं और अच्छे लिखे जा रहे हैं। हमारे जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, नवतेज सरना, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, उनको आपने देखा होगा। उनके वालिद पंजाबी के टॉप राइटर्स में से एक है, अब तो खैर वो नहीं है, महेंद्र सिंह सरना, उन्होंने भी एपिक लिखा। और यानी जदीदियत का दौर भाई वीर सिंह से शुरू होता है। वो भी वैसे तो उनको कहिए कि ज्यादा उनका जो अदब है वो सिख तारीख और सिख फिलॉसफी के बारे में है। बिल्कुल सेक्युलर जिसको नया कह सकते हैं वो पूरन सिंह से शुरू होता है। और पूरन सिंह की जैसे मैं एक ये मिसाल है, थोड़ी थोड़ी कुछ लाइनें मैं चंद सुनाता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है पूरी नज़म सुनाने का। ओए मैं पढ़न पढ़ान छड़िया सारा, ओए मैं पढ़न पढ़ान सारा छड़िया, दिल मेरा आण वाइयां विच खुबिया, पैड़ियां मेरियां किताबां होइयां, जग बूट मेरे यार वो। यानी वो अपने आप को बिल्कुल किसानों के साथ कह रहे कि मैंने जो सीखना है वो इनसे सीख रहा हूँ जो हल चलाते हैं, पढ़ना पढ़ाना सब छोड़ दिया। तो इन्होंने फ्री वर्स, जैसा कि लीव्स ऑफ ग्रास का जो एक मॉडल था विटमैन का, उसको अपनाया और फ्री वर्स की शुरुआत। इसके बाद फिर दीवान सिंह काले पानी, जो काले पानी में रहे यानी अंडमान में, और वहाँ उनका स्टैचू भी है, उनका बुत भी लगा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन उसने बीसियों माफीनामे लिख के दिए तो लिखे ही थे। और दीवान सिंह काले पानी को इन्होंने जब जापान का कब्जा हुआ और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ उनको बोलने के लिए बोला, उन्होंने मना किया। इसके डॉक्टर थे उनको उल्टा टांगा और उन्होंने क्या, सिख लोग आप बाल नहीं काटते हो, उनके नीचे आग जलाई तो सिर जल गया, फिर नाखून खींचे गए और आग लगने से जो सिर में जख्म हुए उनसे उनका इंतकाल हुआ। और वो वैसे मेरे साडू भाई के वालिद हैं, तो इसलिए घर में जो जो उन पे जुल्म हुए वो सब सुने हैं। उनके बारे में 2-3 किताबें भी लिखी गई हैं काफी, और इसलिए अब अंडमान में उनका स्टैचू लगा है। वहाँ के गुरुद्वारा का नाम भी दीवान सिंह गुरुद्वारा रखा गया। तो एक तरफ तो ये है कि सर पे आग लग गई और नाखून खींचे गए, और दूसरी तरफ ये है कि आप माफीनामा लिख दीजिए तो एक को वीर कहा जाता है। तो वीर उन्होंने अपने आप को कहा था, वीर किसी ने उनको नहीं कहा, खुद ही अपने आप को वीर सावरकर लिखे थे। नहीं सब लोग, बहुत लोग कहते हैं वो अभी जो शुरुआत में वो खुद ही को वीर बोले थे। पंजाबी में भाई वीर सिंह के बाद जदीद शायरी करने वाले वो दूसरे थे, नाम कहते हैं उसमें। तो उनका वो जो अंडमान में हुआ सो हुआ, वो उससे हमें क्या लेना। और इसके बाद जैसे मैं कह रहा था, जैसे
उर्दू में मरसिया लिखने की एक रिवायत है जिसमें करबला के बारे में लिखा जाता है। तो उसी तरह जो गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहिबजादों की शहादत हुई उसके बारे में जो मरसिए अभी तक लिखे जा रहे हैं, और वो एक सिंबल्स हैं जिनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दूसरी जो ज़बानें हैं जो संस्कृत से, जिनसे संस्कृत का असर है, वह रामायण महाभारत से ये सिंबल लिए जाते हैं। उर्दू में अरबी फारसी के लिए जाते हैं जो इस्लामिक हैं। तो इसमें पंजाबी में, अब ईस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में तो खैर वही पुरानी रिवायत है। मेरा ख्याल अगर पंजाब में सूफीज़्म पाकिस्तान में बचेगा तो अदब के जरिए ही बचेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग फिर से बुल्ले शाह और शाह हुसैन तो बहुत मकबूल है, और शाह हुसैन का मेला लगता है जिसको मेला चिरागा कहा जाता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। उसमें शाह हुसैन की काफियां गाई जाती हैं, धमाल पाए जाते हैं, सब चलता है। तो ये जो इस तरह के मरसिए हैं उसमें बहुत मशहूर एक नंदलाल नूरपुरी का है। नंदलाल नूरपुरी अगेन मेरे फेवरेट में से एक हैं, और उनके बहुत गीत गाए गए हैं। सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर वगैरह, उन्होंने इनके बहुत सी इनकी नज़में गाई हैं। ये देखिए, जब कन्नड़ा में जब अपने इन लोगों ने, जिसको भावगीत कहते हैं, भावगीत गाना शुरू किया। निसार अहमद के रिकॉर्ड सबसे पहले आए, उसके बाद लक्ष्मी नारायण भट्ट के आए, इस तरह कन्नड़ा के। तो निसार अहमद को लोगों ने, कन्नड़ा वालों ने, कन्नड़ा के नकादों ने जरा नीची नजर से देखा कि ये पॉपुलराइज कर रहे हैं, ये क्या मौसीकी की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत मकबूल हुआ उनका वो नित्योत्सव, तो वो एक किस्म से सेकंड नेशनल एंथम है कर्नाटका स्टेट का। लेकिन पंजाबी में शुरू से ही किस्से और पूरी शायरी गाई जाती रही है। शेख फरीद जी हैं, और शाह बुल्ले शाह हैं, गुलाम फरीद हैं, शाह हुसैन हैं, सबकी शायरी गाई जाती रही है। और इसलिए मौसीकी का शायरी के साथ जो ताल्लुक जितना नजदीकी पंजाबी शायरी में है, मेरा ख्याल किसी और जुबान में नहीं है। बंगाली में भी टैगोर ने बहुत गीत लिखे, और उन्होंने कहा कि 3000, उन्होंने रविंद्र सिंह जो लिखा, उन्होंने कहा कि 300 साल बाद लोग मुझे मेरी नज़मों से नहीं, मेरे गीतों से याद रखेंगे। लेकिन उनके बाद मौसीकी और बंगाली शायरी का जो ताल्लुक है वो उतना नहीं रहा। पंजाबी में अभी बरकरार है। अभी भी पंजाबी के जो शायर हैं वो गाने के लिए भी लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो गाया भी जाता है। ये एक खास चीज़ है। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, 1 साल चला, वो आपने उसकी देखी होंगी खबरें रेडियो टेलीविजन पे। तो उसमें जितने भी पंजाबी गाने वाले हैं वो सब आए, उन्होंने गाया वहाँ। अगर आप देखें वो यूट्यूब वगैरह पे अभी भी सुन सकते हैं। पंजाबी के जितने शायर हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा, और जो उन्होंने लिखा वो लोगों ने गाया भी। यानी शायरी और मौसीकी का जो एक करीबी ताल्लुक है वो अभी भी पंजाबी में कायम है, जो कि दूसरी ज़बानों में नहीं है। इसीलिए गजल एक सिंफ है, गजल गाई जाती है। इसलिए मेरा ख्याल उर्दू के बाद सबसे ज्यादा मकबूल सिंफ पंजाबी में गजल है, लेकिन बड़ी बुरी गजल लिखी जा रही है। उर्दू के बारे में मैं नहीं कह सकता। कभी कभी कोई अच्छी चीज सामने आ जाती है, आमतौर पे बड़ी चालू किस्म की, लेकिन है गजल और गाई भी जाती है। तो वो ये है। खैर उसके बाद अफसाना निगारी, जिसमें कुलवंत सिंह बहुत बड़े, मेरा ख्याल हिंदुस्तान के सबसे बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक हैं। कुलवंत सिंह विर्क हैं, उसके बाद करतार सिंह दुग्गल हैं, बलवंत गार्गी हैं। ये सब लिखने वाले अच्छे आए।
अच्छा कुछ लिखा गया, कुछ नावल अच्छे आए हैं, जिसमें सोहन सिंह सीतल के नावल, सोहन सिंह सीतल के नावल ज्यादातर अनडिवाइडेड पंजाब की कल्चर के बारे में है। क्योंकि एक पंजाबी लिखने वाले जो पाकिस्तान में भी है, उनमें भी जो इधर वाले हैं, उनमें भी एक किस्म का उस दौर के लिए नॉस्टैल्जिया है अभी। जैसे इन्होंने वो पाकिस्तानी शायर हैं जी, हबीब जाली, हबीब जाली उन्होंने पंजाबी में भी लिखा है। तो कहते हैं कि अखां दी लाली दसती है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। आंखों की लाली जाहिर करती है कि आप ही रोए और हम भी रोए। अखां दी लाली दसती है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। तो बाकी अच्छे नावल कुछ लिखे गए हैं। गुरजाल सिंह को तो नावल के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। लेकिन आप कहिए उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, ये जो ज़बानें हैं ये इंडस वैली की हैं और बाकी जो है वो गेंजेटिक वैली और साउथ की हैं। और ये तीनों चारों जो ज़बानें हैं, इसको कहिए कि ये मेन स्ट्रीम से जो जिसको हम इंडियन लिटरेरी मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, उससे ज़रा हट के हैं। तो इसलिए ज्ञानपीठ है या एस्टेब्लिशमेंट है, या एस्टेब्लिशमेंट का इनकी तरफ ध्यान जाता नहीं और ये आएंगे भी, क्योंकि वो जो एक ये है कि जब हिंद पंजाब का होने लगा, आप वो मेंटेलिटी जो है वो अभी दूर नहीं हुई है। तो ये अच्छे कुछ अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, कुछ चंद एक अच्छे नॉवल भी लिखे गए हैं, एपिक्स अच्छे लिखे गए हैं। और रेवोल्यूशनरी पोइट्री पंजाबी की काफी वो भी एक रिवायत रही है, क्योंकि गदर पार्टी जो बनी अमेरिका में वो पंजाबी लोगों ने जाके बनाई। वहाँ उन्होंने एक रिसाला निकाला गदर दी गूंज। तो गदर दी गूंज उसमें पंजाबी की ये रचनाएं आती रहीं, जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला वगैरह, ये पगड़ी संभाल लेता, जो कि जंगे आज़ादी में अक्सर लोग गाते थे। वो चीज़ें सब गदर दी गूंज रसाले में पहले शाया हुई, उसके बाद आई। और वो जो एक रेवोल्यूशनरी पोइट्री की एक रवायत है वो अभी भी कायम है, जिसको आपने ये किसान आंदोलन में देखा होगा। तकरीबन 300 से ज्यादा नज़में लिखी गई हैं इसके बारे में। तो ये मौजूदा है, मेरा ख्याल काफी लंबा हो गया है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.